स्वागत है आप सभी का हमारे थ्राइव विकास क्लासेस चैनल पे। तो हमने कल जो है राजस्थान का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा था, लगभग हम शायद 2 नाम ही कर पाए थे। तो आगे करते हैं, एक तो ब्रह्मवर्त और एक राजपूताना नाम तक ही हम पहुंच पाए थे। तो सबसे पहले तो हम कि ब्रह्मवर्त का जो हमने पढ़ा था कि राजस्थान को जो है ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। ब्रह्मवर्त जो है वो किसमें कहा गया है? ब्रह्मवर्त जो है वो ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेद में जो है राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। नेक्स्ट जो नाम था हमारा राजपूताना। तो राजपूताना की हम बात करें तो राजपूताना मौखिक रूप से किसने यूज किया था? जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था मौखिक रूप से, जॉर्ज थॉमस। लगभग 1800 ईस्वी के आसपास की ये बात है और इन्होंने यूज किया था। और जॉर्ज थॉमस जो वो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। और जो मराठा सिंधिया थे उनके अंग्रेजी कमांडर थे। फिर हम बात करें तो जो इनका जो लिखित का जो वर्ड है, ये राजपूताना लिखित वर्ड यूज जो है वो किया था ये जॉर्ज थॉमस ने किया था, विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने जो है इसका यूज किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मतलब इनके ऊपर ये बुक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो उस पुस्तक में जो है लगभग 1805 ईस्वी की बात है। उस पुस्तक में जो है इन्होंने राजपूताना शब्द का यूज किया था लिखित रूप से। और उस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था? वो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। तो ये तो था राजपूताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थानादित्य नाम की। तो राजस्थानादित्य जो नाम है वो हमारा जो बसंतगढ़ शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख जो खिम्बल माता मंदिर सिरोही के अंदर है, लगभग 625 ईस्वी के आसपास जो मिला था, उसमें जो है इसका राजस्थानादित्य जो है नाम मिलता है। और जो चावड़ा वंश के जो वरमराज शासक थे, शायद उन्होंने इसका उत्कीर्ण करवाया था, कुछ ऐसा ही बताते हैं। तो ये जो राजस्थानादित्य जो है वो किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, इसके अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट नाम की, तो वो है राजस्थानीय। राजस्थानीय नाम की अगर हम बात करें तो राजस्थानीय जो नाम है वो हमारा जो गोसुंडा शिलालेख मिला है लगभग 532 ईस्वी के आसपास, उसके अंदर जो है राजस्थानीय नाम हमें देखने को मिलता है। तो ये मिलता है हमें गोसुंडा शिलालेख। गोसुंडा शिलालेख जो लगभग 532 ईस्वी के आसपास हमें मिला, उसमें राजस्थानीय नाम देखने को मिलता है। मरुकांतर की अगर हम बात करें तो मरुकांतर जो नाम है वो किसमें मिलता है? वो जो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई थी उसके अंदर जो है मरुकांतर नाम देखने को मिलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वाल्मीकि की रामायण में, वाल्मीकि की रामायण से, वाल्मीकि की रामायण से मरुकांतर नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान और राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, तो इनकी हम बात करेंगे। पहले हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान जो नाम है वो हमें एक तो जो मोहनोत नैन्सी लिखात एक रचना लिखी थी, उसके अंदर जो है इसका नाम मिलता है मोहनोत नैन्सी लिखात में राजस्थान। और एक जो हमारी वीरभान द्वारा एक रचना रचित की गई थी राजरूपक, उसमें भी जो है इसका क्या मिलता है नाम? राजस्थान नाम देखने को मिलता है। और जो हमारा एकीकरण हुआ था राजस्थान का, जो 4th एकीकरण हुआ था, तो उस एकीकरण में भी, सॉरी 4th नहीं, 2nd एकीकरण, तो वो एकीकरण वगैरह वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री में। लेकिन अभी जो है थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। तो ये दूसरे चरण की बात है। तो राजस्थान का जो दूसरा चरण हुआ था वो लगभग 25 मार्च 1948 के आसपास हुआ था। और उसमें जो है इसको जो है पूर्व राजस्थान का नाम दिया गया था। तो ये राजस्थान की बात होगी। मतलब राजस्थान हमने कहाँ देखा? एक तो मोहनोत नैन्सी लिखात, एक वीरभान द्वारा जो रचित है राजरूपक रचना उसमें, और एक जो एकीकरण था हमारा उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा।
तो ये जो नाम है ये किसने यूज किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं और जिनको राजस्थान का आधुनिक भूगोल का जनक भी कहते हैं, पिता भी मानते हैं, जिनका जो गुरु थे वो कौन थे, यति ज्ञानचंद्र जी, जैन यति ज्ञानचंद्र जी, जैन यति ज्ञानचंद्र जी जो उनके गुरु थे। उनके गुरु से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी आता है, तो उनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र जी, जैन यति ज्ञानचंद्र जी, ठीक है। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो उनकी पुस्तक थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, और एक पुस्तक और थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से, एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था, जिसका वो प्रकाशन है वो करवाया था जेम्स क्रूक ने, ठीक है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज का प्रकाशन किसने करवाया था, जेम्स क्रूक ने करवाया था, और उसका हिंदी में अनुवाद जो किसने किया था, वो किया था हमारा जियाचंद ओझा जी ने, मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने जो है इसका हिंदी में प्रकाशन किया था। और द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जो है उसका जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था, उनकी पत्नी थी जूलिया क्लैटरबैक, उन्होंने जो है इसका प्रकाशन करवाया था। और राजस्थान में जो है इनका प्रवेश जो है कर्नल जेम्स टोड का, इनका जो प्रवेश है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। ये किसने नाम यूज किए थे, कर्नल जेम्स टोड द्वारा यूज किए गए थे। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, और इनको राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता भी कहा जाता है। और इनको राजस्थान में जो प्रवेश है वो कहाँ से माना जाता है, वो माना जाता है हमारा मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। और इनके गुरु कौन थे, जैन यति ज्ञानचंद्र जी जो इनके गुरु थे। और क्या बात करी हमने, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, एक तो थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक पुस्तक और थी हमारी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है इसका जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था, वो जेम्स क्रूक ने करवाया था। और द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया इसका जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था, वो जूलिया क्लैटरबर्ग ने करवाया था। इसका हिंदी में अनुवाद जो है किसने करवाया था, वो जी.एच. ओझा जी ने करवाया था, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने करवाया था, ठीक है। और इसका हमने बता ही दिया। और एक चीज और की, जो बारडोली के जो मंदिर हैं जो चित्तौड़गढ़ में है, उनको भी प्रकाश में लाने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, वो कर्नल जेम्स टोड को ही दिया जाता है। तो ये तो था हमारे राजस्थान के नाम के बारे में। नेक्स्ट जो है आगे जो है हम पढ़ेंगे ये जो राजस्थान के जो नाम के जो संवैधानिक मान्यता मिली थी वो कब मिली थी। तो राजस्थान नाम के संवैधानिक मान्यता जो वो है 26 जनवरी 1950 को मिली थी। 26 जनवरी 1950 को जो है राजस्थान के संवैधानिक नाम की मान्यता मिली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो पहली यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना जो है वो 8 जनवरी 1947 को हुई थी। और इसका जो पुराना नाम था, अभी तो इसको क्या कह रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, राजपूताना यूनिवर्सिटी के नाम से इनको जाना जाता था। तो राजस्थान की फर्स्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 8 जनवरी 1947 को हुई थी। और जिसको राजस्थान यूनिवर्सिटी कहते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम क्या था, राजपूताना यूनिवर्सिटी, पुराना नाम था राजपूताना यूनिवर्सिटी। हम बात करें कि जो राजस्थान नाम के जो संवैधानिक मान्यता है, जो 26 जनवरी 1950 को हमें मिली थी, उस नाम की जो सुझाव है वो किसने दिए थे। तो वो सुझाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राजस्थान के संवैधानिक
संवैधानिक नाम की मान्यता का सुझाव, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति के द्वारा जो है इस राजस्थान के संवैधानिक नाम की मान्यता दी गई थी कि जो है क्या नाम रखना चाहिए, राजस्थान एक संवैधानिक नाम मानना चाहिए इसको। और इसके अंदर इसने जो है और भी हमने कुछ सुझाव दिए थे, जैसे इन्होंने कहा था कि राजधानी जो है वो किसको बनाए, राजधानी जो है वो जयपुर को बनाया जाए, राजधानी जयपुर को। और न्याय विभाग वो इन्होंने पहले तो जयपुर बाद में इन्होंने जोधपुर कर दिया था। पहले क्या था इनका? जयपुर था, बाद में इन्होंने जोधपुर कर दिया था। और खान खनिज विभाग जो है, खान खनिज विभाग वो उदयपुर। और शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो वो इन्होंने बताया था बीकानेर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को। और वन विभाग की बात करें तो वो बात बताया था इन्होंने कोटा को। और राजस्व मंडल की अगर हम बात करें तो राजस्व मंडल जो है वो अजमेर को। तो वन विभाग कोटा। और राजस्व मंडल की अगर हम बात करें तो उसका सुझाव जो इन्होंने किसको दिया था? अजमेर को, कि अजमेर को जो है राजस्व मंडल बनाया जाए। तो ये इन्होंने सुझाव दिए थे। पी सत्यनारायण राव समिति द्वारा ये सुझाव भी दिए गए थे कि राजधानी तो जयपुर को बनाया जाए। न्याय विभाग जो है, पहले तो इन्होंने जयपुर का सुझाव दिया लेकिन बाद में इन्होंने जोधपुर का सुझाव दिया। खान खनिज विभाग जो है उदयपुर को बनाया जाए, शिक्षा विभाग जो है बीकानेर को बनाया जाए, वन विभाग जो है वो कोटा को बनाया जाए, और राजस्व मंडल जो है उसके बाद जो इन्होंने अजमेर की। फिर हम बात करते हैं कि आजादी के पहले जो है हमारे राजस्थान के अंदर जो है क्या 19 रियासतें थी, 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक यूटी थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये चीज हमारी थोड़ी मतलब ऐसे याद रखने के लिए कि राजस्थान से पूर्व हमारे राजस्थान के अंदर क्या थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये हमने बात की। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है ये कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो हमने बात की थी पीछे, कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 7 चरणों में हुआ था। लेकिन जो राजस्थान का जो 4th चरण होता है, राजस्थान का जो 4th चरण होता है कब होता है? वो होता है हमारा 30 मार्च 1949 को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? राजस्थान का 4th चरण 30 मार्च 1949 को होता है 4th चरण। 4th ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो सीएम थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी इसके सीएम थे। और इसमें जो राजधानी है वो निश्चित हो गई थी, और किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। राजधानी जो है वो जयपुर को निश्चित कर दिया गया था। और जो राजस्थान की जो सीमा है वो भी क्या कर दी गई थी? इस समय निश्चित कर दी गई थी। तो इस वजह से ये जो 4th जो चरण है वो इम्पोर्टेंट है। और उस समय जो सीएम थे वो हमारे कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और इसी वजह से जो 30 मार्च है, 30 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो है हमारा 7वां चरण। तो जो 7वां चरण है वो हमारा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फजल अली आयोग जो है उसी की सिफारिश के ऊपर जो है 7वां चरण हुआ था। जो अभी वर्तमान का जो स्वरूप है वो राजस्थान को मिला था। और इसके अंदर जो है 7वें चरण में किस किस को जोड़ा गया था? अजमेर को जोड़ा गया था, और मेरवाड़ा को जोड़ा गया था, आबू क्षेत्र को जोड़ा गया था, सुबेल टप्पा को जोड़ा गया था, सिरोन क्षेत्र को हटाया गया था। इसमें सिरोन क्षेत्र हटा के जो है एमपी वाले एरिया में शामिल कर दिया गया था। और जो आबू क्षेत्र है वो इसमें मिलाने का जो श्रेय है वो गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है कि आबू क्षेत्र जो है राजस्थान के अंदर जो मिलाया गया था वो गोकुल भाई भट्ट की वजह से मिलाया गया था। फिर हम बात करते हैं कि अभी राजस्थान में हमारे कितने क्या जिले हैं। तो पहले तो हमारे 33 जिले थे,
लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 41 जिले हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ था, बीच में एक बार मतलब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जो नए जो जिले थे उन नए जिलों के गठन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, जो जिसका नाम था रामलोभाया समिति। रामलोभाया समिति जो थे उन्होंने एक अधिसूचना जो है वो जारी की समिति ने, और उस गठन के नए जिलों के जो गठन के ऊपर जो कैबिनेट की मोहर है या अनुमोदन है वो जो है वो कब मिला, वो 4 अगस्त को मिला था, 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को जो है मोहर लग गई थी कैबिनेट की। फिर जो अधिसूचना जारी होती है वो कब जारी होती है, वो 6 अगस्त को जारी होती है, और प्रभावी कब हो जाती है वो 7 अगस्त 2023 को वो प्रभावी हो जाती है, मतलब जारी हो जाती है। और उसमें क्या हुआ था कि 50 जिले बनाए गए थे, मतलब टोटल 50 जिले थे उसमें, और 10 संभाग थे, जिससे 7 तो पहले थे ही और 3 और नए जोड़ दिए गए। कौन से, एक तो बांसवाड़ा संभाग जोड़ा गया था, एक सीकर संभाग जोड़ा गया था, और एक पाली संभाग जोड़ा गया था। लेकिन क्या हुआ कि जो ये कांग्रेस सरकार ने किया था, अब जैसे ही नई सरकार बनती है बीजेपी सरकार, तो वो क्या करती है, इनके ऊपर दोबारा से जो है इनकी देख करती है, इनको मतलब कमेटी बैठाती है, इनके ऊपर इनकी जांच करती है, और जांच करने के बाद में क्या करते हैं कि दिसंबर की बात है, दिसंबर 30 दिसंबर 2024 की बात है, जो बीजेपी सरकार है वो जो नए जो जिले बने थे, नए जिलों में से क्या करती है, 9 जो जिले हैं उनको क्या कर देती है, निरस्त कर देती है, और जो 3 नए संभाग बने थे उनको भी क्या कर देती है, निरस्त कर देती है, मतलब हटा देती है। तो अभी वर्तमान में जो है हमारे पास कितने जिले हैं, 41 जिले हैं, और कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं वर्तमान में हमारे पास। फिर हम बात करें तो राज्य पुष्प, राज्य गीत, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारे जो राजस्थान है उसके राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा है हमारा, राज्य वृक्ष की अगर हम बात करें, राज्य वृक्ष जो खेजड़ी, जिसको जाटे भी बोलते हैं हम, खेजड़ी, वो क्या है हमारा, वो हमारा राज्य वृक्ष है। राज्य पुष्प की अगर हम बात करें तो राज्य पुष्प जो है वो कौन सा है, वो है हमारा रोहिड़ा। रोहिड़ा जो है वो क्या है, हमारा राज्य पुष्प है। और राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष की हमने बात कर ली। राज्य पशु, राज्य पशु, वन्य जीवों में अगर हम बात करें तो वो है हमारा चिंकारा। और राज्य पशु, अगर हम पशुधन में बात करें, राज्य पशुधन में अगर हम बात करें तो वो है हमारा ऊंट, ठीक है। और राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो राज्य पक्षी हमारा कौन सा है, गोडावण, ठीक है, गोडावण। और राज्य गीत की अगर हम बात करें तो राज्य गीत है हमारा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, राज्य गीत हो गया। राज्य नृत्य की अगर हम बात करें, राज्य नृत्य, तो राज्य नृत्य हमारा वो कौन सा है, घूमर। और शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है हमारा, वो है कथक। और क्या रह गया, वृक्ष, पुष्प, पशु, पक्षी हो गया, गीत हो गया, नृत्य हो गया, और शास्त्रीय नृत्य हो गया। और क्या रह गया भाई, हाँ एक वो रह गया, राज्य खेल हो रह गया। राज्य खेल हमारा कौन सा है, बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल जो हमारा राज्य खेल है। तो ये तो था हमारा इसका कि राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु वगैरह राजस्थान के बारे में ये थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, संभाग के बारे में बात करेंगे, और संभाग के बाद राजस्थान के जो जिले हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कितने जिले हैं। तो ये तो हमने बता ही दिए कि कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। ये 7 संभाग हैं। 7 कौन कौन से संभाग हैं, तो वो है हमारे पास जयपुर,
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। ये सब जो है हम कल पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम ये। और जो जिले हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। एक मैप के थ्रू जो है हम इनको पढ़ेंगे और मैप के थ्रू ये जो आसानी से सभी को याद भी हो जाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसको प्लीज आगे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट चाहे कैसे भी करना, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको और शेयर करना। थैंक यू।